स्वागत है आपके चैनल एग्जाम शुरू में। दोस्तों आज हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ रहे हैं कि प्रैक्टिस सेट नंबर 6 की बात करेंगे। आज 6वें प्रैक्टिस सेट पे हम लोग इसी तरह पहुंच चुके हैं। आगे भी जो है इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस को हम कवर करते जाएंगे। जो आज की प्रैक्टिस सेट जो है ये भी प्रीवियस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से आप नोट करेंगे उम्मीद है। और जो लोग चैनल पर भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे उनको डेली की जो है आपको प्रैक्टिस सेट आपको समय पर मिल जाए। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। आपको क्या बताया, जो अपने जीवन पर लिखी गई कथा होती है उसको क्या कहते हैं? रेखाचित्रित कहते हैं, संस्मरण, आत्मग्लानि, आत्मकथा कहते हैं। इसमें से क्या कहते हैं जो स्वयं के जीवन के ऊपर लिखी गई हो तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? उसमें कहते हैं आत्मकथा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, आत्मकथा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा गया है कि अन्न और अन्य शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में अन्न और अन्न का मतलब बताना है दोस्तों। अनाज या दूसरा होता है अनाज, फल, पेड़ पौधा या दूसरा और पराया। तो दोस्तों इसमें अन्न का हो जाता है पहले का अनाज और दूसरे अन्न का होता है दूसरा। कौन ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अन्न का हो जाएगा अनाज और अन्न का हो जाएगा दूसरा। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट की क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया है कि निर्गुण शब्द में उपसर्ग कौन सा है, उसको आपको बताना है। निर्गुण में उपसर्ग कौन सा है? तो दोस्तों नी होगा, निर होगा, नी होगा या निर्गुण होगा। तो आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा। यहाँ पर नी के नीचे रा के नीचे हलंत होगा दोस्तों, जैसे कि मैंने बनाया, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो निर्गुण शब्द में उपसर्ग कौन सा? निर उपसर्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में खिलौना शब्द में मूल शब्द है। तो खिलौना शब्द से मूल शब्द क्या है दोस्तों? पहले इसको जब तो इसमें कैसे इसमें बनेगा मूल शब्द, इसका क्या है? खेल। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, खेल। खेल और जब औना जब मिलते हैं तो इसको खिलौना बनता है दोस्तों। क्या है? खेल प्लस औना बराबर खिलौना। तो इसका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्होंने कहाँ जाना है। वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है आपको बताना है। उन्होंने कहाँ जाना है, किस प्रकार की अशुद्धि उन्होंने कहाँ जाना है में सर्वनाम संबंधी, संज्ञा संबंधी, क्रिया संबंधी, विशेषण संबंधी आपको बताना है। क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन सही होंगे दोस्तों? तो आप जैसे कि क्वेश्चन में देख रहे हैं उन्होंने जाना है, तो उन्होंने में आपकी फॉल्ट दिख रहा है, इसमें गलती दिख रहा है। अगर यहाँ पे वो क्या होना चाहिए, उन्हें कहाँ जाना है, उन्हें कहाँ जाना है ये हो सकता है। तो यहाँ पे सर्वनाम संबंधी जो है आपकी गलती है दोस्तों। सर्वनाम पर राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसमें सर्वनाम की अशुद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि स्वर संधि में किसका मेल होता है। जो स्वर संधि में किसका मेल होता है, स्वर संधि कितने होते हैं दोस्तों? पहले आप ये भी जान लीजिए। स्वर संधि जो है 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसके भी जान लीजिए दोस्तों। पहले होता है दीर्घ स्वर संधि होता है, गुण स्वर संधि होता है, वृद्धि स्वर संधि होता है, यड़ स्वर संधि होता है और अयादि स्वर संधि होता है। ये सारे स्वर संधि होते हैं। और स्वर संधि जो है स्वरों किससे मिलकर बना हुआ होता है दोस्तों? स्वरों के मेल से ही बने रहते हैं। स्वरों और स्वरों से मिलकर ही जो है स्वर संधि बना होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। स्वरों से मेल से बने होते हैं स्वर संधि। व्यंजन जानते हैं दोस्तों। व्यंजन होता है जिसमें स्वरों की सहायता से बने होते हैं, उसे व्यंजन कहते हैं। और इसमें जो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा, स्वरों का से स्वर संधि बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है सामासिक पद को तोड़ना कहलाता है। जब सामासिक पद को हम तोड़ते हैं तो उसको क्या होता है? जैसे कि इसमें दोस्तों आप कहोगे चक्रपाणी आपको दीजिए, तो चक्रपाणी को आपको जब तोड़ेंगे इसमें क्या लिखेंगे? चक्र है पाणी में, मतलब हाथों में जिसके, वही यही तोड़ेंगे तो इसको क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा दोस्तों। जब हम सामासिक पद को तोड़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं? समास विग्रह। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा तरफ चलते हैं। कर्मवाच्य में प्रधान होता है। कर्मवाच्य में क्या प्रधान होगा दोस्तों? कर्मवाच्य में कर्ता होगा, भाव होगा, विचार होगा या कर्म होगा। तो क्या प्रधान होगा कर्मवाच्य में दोस्तों? क्या ही प्रधान होगा? कर्म ही प्रधान होगा। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं कि कहा गया है कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वह क्या होता है दोस्तों? जिसमें न लिंग का न उसमें लिंग, न वचन, न कारक से कोई परिवर्तन न हो तो उसे क्या कहते हैं? क्रिया, वचन, अव्यय या वाच्य। कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन सही होगा दोस्तों? उसको बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें दोस्तों अव्यय दिए गए हैं। अव्यय होता है जिसमें लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं होता या इसके प्रयोग से उसमें बदलाव नहीं होता है, इससे अव्यय करते हैं। अव्यय का अगर तोड़ेंगे तो जिसका कुछ व्यय ना हो, मतलब जिसमें कुछ भी लिंग वचन कारक से कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे अव्यय कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है मुहावरे अपना समान अर्थ न देकर
डैश 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 अर्थ प्रकट करते हैं। एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं, पर्याय या असामान्य। तो इसमें ऑप्शन बताना है दोस्तों, जब मुहावरे अपना समान अर्थ न देकर क्या एक विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। मुहावरा जो है एक विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। एक पंथ दो काज, क्वेश्चन नंबर 11 में दिए गए एक पंथ दो काज में लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। एक काज होना, लाभ ही लाभ होना, एक काम से 4 लाभ होना, या एक ही काम से 2 लाभ होना। तो आपको बताना है एक पंथ दो काज में कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें दिया गया है, एक ही काम से 2 लाभ होना, यही आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव आपको बताना है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है दोस्तों। हास्य रस का क्या होगा, हास्य होगा, रति होगा, रौद्र होगी, विभत्स होगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा आपका इसमें हास होगा, किस क्या हो जाएगा, हास्य रस का दोस्तों आपका हास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बताया गया कुंडलीय छंद में कितने चरण होते हैं। कुंडलीय जो छंद होते हैं उसमें कितने चरण होते हैं, 10, 6, 3 या 4। तो दोस्तों कुंडलीय में कुंडली और छप्पे ये दो जो है होते हैं, जो इसमें जो कुंडलीय में और छप्पे में दोनों में जो है 6 होते हैं, 6 चरण होते हैं। कुंडलीय में क्या होता है दोस्तों, आप कुंडलीय में आपका दोहा प्लस रोला से मिलकर बना होता है, जिसमें जो है 24 मात्राएं होती हैं। दोहा और रोला प्रथम दोहे में 2 होंगे और बाकी रोला के 4 चरण होंगे। तो कुल मिला के कितना होते हैं, 6 चरण होते हैं। इसी तरीके के छप्पाई का होता है। और कुंडलीय की एक पहचान दोस्तों, अगर कुंडलीय में कोई आपका दे दिया, पंक्ति दे दी, तो उसको कैसे पहचानेंगे दोस्तों। तो कुंडलीय में दोस्तों जैसे जिस शब्द से शुरू होता है उसी शब्द पे जाके खत्म होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। यही कुंडलीय की पहचान है। कुंडलीय आप इससे पता कर सकते हैं। जैसे राम से स्टार्ट हुआ कोई पंक्ति तो लास्ट में राम से ही खत्म होगा, ये आपकी पहचान है कुंडलीय का। तो इसमें 6 जो है आपके चरण होते हैं, इसको आपको याद करना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में बात करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है। जब वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति हो तो उसको कौन सा अलंकार करते हैं, उपमा, रूपक, अनुप्रास, श्लेष। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या होगा, जब बार बार किसी वर्णों की बार बार आवृत्ति हो, जैसे तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाए। तो ता की आवृत्ति बार बार हो रही है तो क्या हो जाएगा, ये अनुप्रास अलंकार। तो जिसमें वर्णों की आवृत्ति बार बार हो अनुप्रास अलंकार होगा। दोस्तों उपमा अलंकार का जिसकी तुलना होती है। रूपक आप जानते हैं जिसमें उपमेय उपमेय का विभेद हो जाए या अभेद आरोपित हो। श्लेष वही होता है जिसके एक अर्थ के कई सारे, एक शब्द के कई सारे अर्थ हों, जिसे चिपकना कहते हैं, तो उसे श्लेष कहते हैं। तो यही हो जाता है आपका इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 15 बताया गया शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। जो शब्द होती है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा वर्ड को सबसे छोटी इकाई कहते हैं शब्द का। स्वर क्या होता है दोस्तों, स्वर जो होता है जिसमें जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, जो स्वतंत्र रूप से प्रयोग होते हैं उसे स्वर कहते हैं। व्यंजन वही होता है जिसमें स्वरों की आवश्यकता होती है। और अयोग वाह क्या होता है, अंग और आहा को हम क्या कहते हैं, अयोग वाह कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 में आपका कहा गया है कि तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होगा। तपस्विनी होगा, तपस्वी होगा, तापसी होगा या तपस्या होगा। आपको इसमें से ऑप्शन बताना है कौन सा राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, तपस्वी का स्त्रीलिंग। तो दोस्तों सब तपस्वी का स्त्रीलिंग जो है आपका ऑप्शन नंबर ए तपस्विनी हो जाएगा। स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तपस्विनी आपका राइट ऑप्शन होगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ दोस्तों चलते हैं। आचार्य का पुल्लिंग, क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया कि आचार्य का पुल्लिंग क्या हो जाएगा। गुरु होगा, आचार्य होगा, शिक्षक हो गया, आर्य होगा। तो इसका पुल्लिंग क्या होगा दोस्तों, तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आचार्य का ही स्त्रीलिंग बनाया गया है, आचार्य का भी आप प्रत्यय जुड़ के भी स्त्रीलिंग बना देते हैं दोस्तों, वही इसमें प्रयोग किया गया है। प्रत्यय से आचार्य लगा के स्त्रीलिंग बनाया गया है, उसका पुल्लिंग पूछ रहा है तो आचार्य होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग है। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग है। इसमें करण होगा, कर्ता होगा, कर्म होगा या अपदान होगा। तो पहले दोस्तों जब इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे पहले आप सेंटेंस को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें देखिए कौन सी कारक विभक्ति लगा है। कारक का क्वेश्चन हो तो कारक विभक्ति पे थोड़ा पहले ध्यान दिया जाए, तो उसी से आपको पता लगाया जा सकता है कौन सा कार्य। जैसे शिक्षक ने, तो देख रहे हैं आप शिक्षक ने पाठ पढ़ा है तो शिक्षक के साथ ने लगा है तो मतलब ये कर्ता कारक को डिनोट कर रहा है, तो मतलब कर्ता कारक आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आपका राइट आंसर होगा कर्ता कारक को यह बता रहा है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं।
पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं दोस्तों, इसको हम पढ़ते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों, एक होता है उत्तम पुरुष होता है, एक होता है एक मध्यम पुरुष होता है, एक होता है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होता है, जैसे कि मैं और हम, मैं और हम, ये उत्तम पुरुष को बताता है, और प्लस इसकी कारक विभक्ति है, जैसे मुझे, ये सारे। और प्लस मध्यम क्या होता है, मध्यम होता है यू, मतलब तुम जो है मध्यम पुरुष होता है। और अन्य पुरुष होता है जैसे या, वाह, वे, ये सारे जो है अन्य पुरुष में आते हैं। तो 3 इसके भेद होते हैं 3, और जैसे मैंने इसके डिटेल दिया वही आपके उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष इसमें 3 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 20 की बातें करेंगे। इसमें कहा गया है विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। आपको बताना है कि विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं दोस्तों। विशेषण के कुल 3 होते हैं, 4 होते हैं, 2 होते हैं, 6 होते हैं, आपको ये बताना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आपको ये याद रखना जरूरी है। विशेषण के कितने भेद होते हैं दोस्तों, जैसे कि गुणवाचक विशेषण होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है, परिमाणवाचक विशेषण होता है, और एक सार्वनामिक विशेषण होता है। ये 4 प्रकार के आपके विशेषण होते हैं। आपके विशेषण के भेद कितने हुए, टोटल 4 हुए। तो 4 इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है। इसमें से ये बताना है कौन सा विशेषण नहीं है। पथरीला विशेषण नहीं है, नमकीन नहीं है, बर्फीला नहीं है, नमक नहीं है। तो कौन सा नहीं है दोस्तों, इसमें हम बताएंगे नमक। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका नमक जो है विशेषण को नहीं बताता, बाकी बर्फीला, नमकीन और पथरीला ये सारे विशेषण को बताते हैं। विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताए उसे विशेषण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा गया है कि इसमें कहा गया है किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। जो किसी कार्य का करते हैं या करना, या किसी कार्य के करने या किसी कार्य के होने का जो बोध होता है उसको क्या कहते हैं, काल कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, क्रिया कहते हैं, विशेषण। तो दोस्तों इसका क्या होगा, जब किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है तो उसे ऑप्शन नंबर सी इसमें क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 23 की बात पे करते हैं। 23 में कहा गया है कि निम्न में से क्या काल कहलाता है। इसमें से काल क्या कहलाता है, क्रिया के घटित होने का समय को बताता है काल, या क्रिया के सामान्य रूप को काल बताता है, क्रिया के मूल रूप को काल बताता है, या क्रिया का पूर्ण रूप जो है काल बताता है। तो क्रिया निम्न में से क्या काल को इसमें बताता है। तो काल किसको बताता है दोस्तों, क्रिया के घटित होने का जो समय होता है, क्रिया को घटित होने का जो कार्य समय होता है उसी को काल कहते हैं। काल व्याकरण में काल को जो है समय बताया गया है। क्या बताया गया है, काल को इसमें समय बताया गया है। तो दोस्तों इसमें क्रिया के घटित होने को समय को काल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है कि संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। मतलब संस्कृत भाषा के शब्द जो हिंदी में परिवर्तन हुए हैं वह कौन सा शब्द कहलाते हैं। तद्भव कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं, देशज कहलाते हैं, या विदेशी कहलाते हैं। तो दोस्तों उसको बताना है जो कि आपका संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं। मतलब संस्कृत भाषा से उठे हैं और हिंदी में प्रयुक्त होते हैं बिना परिवर्तन के, तो क्या हो जाएगा, वह तत्सम हो जाएगा। और जो परिवर्तन हो जाते हैं उसको क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देशज क्या होता है, जो देसी में शब्द होते हैं जो देशज कहते हैं। विदेशी में आ जाएगा अरबी, फारसी, तुर्की, सारे इसमें विदेशी में आ जाएंगे। तो आपका तत्सम इसमें होगा, जो संस्कृत भाषा में आते हैं और हिंदी में ही संस्कृत के रूप में प्रयोग होते हैं, उसको तत्सम शब्द कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। इसमें आपको बताना है ऑप्शन में ग्राम, अश्रु, सूर्य, माथा। कौन सा इसमें तद्भव क्या है, जैसे कि हमने बताया जो संस्कृत से आए हैं लेकिन जो परिवर्तन होकर हिंदी के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जो हिंदी की बात बताए हिंदी की में प्रयुक्त होते हैं उसे तद्भव कहते हैं। और इसमें हिंदी में कौन सा प्रयुक्त हुआ है आपको ये देखना है। तो ऑप्शन नंबर डी आप देखेंगे दोस्तों, माथा होता है, और इसका जो तत्सम शब्द होता है वह होता है मस्तक। क्या होता है, मस्तक। बाकी ग्राम का गांव हो जाएगा। ग्राम, अश्रु और सूर्य ये क्या है आपके तत्सम शब्द हैं। इसका अगर हम तत्सम कहेंगे, तद्भव हैं, तत्सम शब्द है, इसका तद्भव बनाएंगे तो ग्राम का गांव हो जाएगा, अश्रु का आंसू हो जाएगा, सूर्य का सूरज हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है कि अग्रज का सही विलोम शब्द होता है। अग्रज का सही विलोम शब्द क्या होगा, अनुज होगा, लघु होगा, छोटा होगा, या सूक्ष्म होगा। तो अग्रज माने क्या होता है दोस्तों, अग्रज का सही विलोम हो जाएगा अनुज। अनुज मीन्स छोटा, तो अनुज आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया है कि धन का मतलब क्या होता है।
धन का मतलब आपको बताना है, अंक होता है, अर्थ होता है, स्वार्थ होता है या कोष होता है, कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों धन का जो मतलब होता है, धन का अर्थ होता है दोस्तों अर्थ होता है, धन का मतलब क्या होता है, अर्थ। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया उर्वशी किसकी रचना है। उर्वशी रामवृक्ष बेनीपुरी की, रामधारी सिंह दिनकर की, सिया राम शरण की या अज्ञेय की रचना है, कौन इसमें रचना है। इसमें आपको दोस्तों इसमें बताना है कि इसमें कौन सी रचना है उर्वशी की। उर्वशी की रचना बात कर रहे हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है दोस्तों इसमें उर्वशी। और कुछ रचनाएं इसमें अगर हम बात कर लेंगे दोस्तों, जिससे कि अज्ञेय की बात कर ले, जिससे कि रामधारी सिंह दिनकर के ही और कुछ रचनाएं की बात कर लेंगे, जैसे कि रेणुका, कुरुक्षेत्र और हुंकार, इनकी कुछ रचनाएं इसको भी याद कर लेंगे दोस्तों। बाकी अज्ञेय का जैसे कि इत्तल में और भग्नदूत, ये इनकी रचनाएं हैं, अज्ञेय की रचनाएं हैं, कुछ याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 28 से 31 उत्तर दिए गए गद्यांश के आधार पर दीजिए। दोस्तों पहले आप गद्यांश को देख लीजिएगा, मैं आपको छोटा कर देता हूँ इसका। तो सारे गद्यांश को आप पहले ध्यान से आप पढ़ लीजिए, इसमें गद्यांश में कहा क्या गया है, तब इसके बाद हम जो है इसमें आगे चलते हैं। इसमें दोस्तों कहा गया मानव जीवन के आदिकाल में अनुशासन की कोई संकल्पना नहीं थी और न आज की भांति बड़े बड़े नगर या राज्य ही थे। इसमें बताया गया है कि मानव जंगल में रहता था, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत उसके जीवन पर पूर्णतः चरितार्थ होती थी। व्यक्ति किसी भी नियम का बंधन या किसी प्रकार के कर्तव्य का दायित्व नहीं था, किंतु इतना स्वतंत्र और निरंकुश होते हुए भी मानव प्रसन्न नहीं था। आपसी टकराव होते थे, अधिकारों या कर्तव्यों में संघर्ष होता था, नियमों की कमी उसे खलती थी। धीरे धीरे उसकी अपनी ही आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज और राज्य का उद्भव और विकास हुआ। अपने उद्देश्यों की सिद्धि एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव ने अंततः कुछ नियमों का निर्माण किया। उनसे कुछ नियमों का पालन करवाने का अधिकार राज्य और कुछ समाज को दे दिया गया। व्यक्ति के बहिमुखी विकास में सहायक होने वाले इन नियमों का पालन ही अनुशासन कहलाता है। अनुभव जिसमें बहुमुखी विकास में सहायक होने वाले इन नियमों का पालन ही अनुशासन कहलाता है। अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक होता है। समाज ने आरंभ में अपने अनुभवों से ही अनुशासन के इन नियमों को सीखा, विकसित किया और सुव्यवस्थित किया। दोस्तों अब इसके आधार पे हम आंसर को, क्वेश्चन के जो आंसर है उसको हम बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया है कि इस गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। किसमें इसमें बात करता है दोस्तों, किसके बारे में इसमें बात किया गया है ऑप्शन में, जिसे जीवन को उद्देश्य, अनुशासन, संकल्प, जिसकी लाठी उसकी भैंस, या आवश्यकता आविष्कार की जननी है, किसके बारे में बताया गया है। तो दोस्तों इस गद्यांश में आपने देखा होगा कि अनुशासन की संकल्पना के बारे में ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अनुशासन की संकल्पना के बारे में इसमें बात की गई है। अनुशासन से अभिप्रेत है, इसमें बताएंगे अनुशासन से अभिप्रेरित है या अभिप्रेत है, कौन सा ऑप्शन होगा। शासन द्वारा निर्धारित नियमों की पहचान और परख, व्यक्ति द्वारा अपने बहुमुखी विकास के लिए बनाए गए सामाजिक नियमों का पालन, और प्रजा का शासक का पूर्ण रूप से नियंत्रण, जिसमें राज्य व्यवस्था सुचारू बन सके, या शासित द्वारा शासक के आदेशों का सम्यक रूप से पालन। तो अनुशासन से अभिप्राय क्या है दोस्तों, अभी हमने पढ़ा कि व्यक्ति अपने द्वारा अपने बहिर्मुखी विकास के लिए बनाए गए सामाजिक नियमों का पालन करे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा इसमें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है कि इस गद्यांश का प्रतिपाद्य है कि मनुष्य को आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पशु बल का प्रयोग करना चाहिए, अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए, सामाजिक नियमों का पालन करना चाहिए, स्वतंत्र और निरंकुश होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें हमें इसमें बताया गया सामाजिक नियमों का पालन हमें करना चाहिए। अगर इस गद्यांश का प्रतिपाद्य क्या है, सामाजिक नियमों को लेकर बात किया गया है, अनुशासन और सामाजिक नियमों के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों, आदिकाल से मानव प्रसन्न नहीं था। क्यों नहीं प्रसन्न होता था दोस्तों, क्योंकि उस काल में सामाजिक नियमों का निर्धारण नहीं हुआ था। वह नगरों में न रहकर जंगलों में रहता था, उसकी जीवन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती थी, या उसका जीवन और रहन सहन सरल न होता था। तो इसमें कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा दोस्तों, आपको बताना है। तो आदिकाल में मानव प्रसन्न नहीं था, उसका रीजन था क्योंकि उस काल में सामाजिक नियमों का निर्धारण नहीं हुआ था। सामाजिक नियमों का निर्धारण न होने के कारण लोग जो है प्रसन्न नहीं थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, वर्तनी आपको बताना है कौन से इसमें शुद्ध है दोस्तों। नरक है, नर्क होगा, नक्र होगा या नकरा होगा, कौन से इसमें ऑप्शन सही होगा उसको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा दोस्तों, नरक आपका राइट आंसर होगा दोस्तों इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द होगा, ऊपर के लिए या ऊपर की ओर उछाला जाए जो, उसको क्या कहते हैं, प्रक्षिप्त, उत्क्षिप्त, आरोहण या उत्थान।
तो उत्थान क्या, इसमें कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? उत्क्षिप्त। ऑप्शन नंबर बी जो है ऊपर की ओर उछाला हुए को हम क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सफलता ना मिलने पर दुखी होना को क्या कहते हैं? जब सफलता ना मिलती हो तो दुखी होना को क्या कहते हैं? क्षोभ, दया, दुख या कृपा। तो दोस्तों उसमें इंसान क्या होता है? क्षोभ हो जाता है। क्षोभ हो जाता है जब किसी सफल, दुखी होने को क्या कहते हैं? क्षोभी कहते हैं। तो सफलता न मिलने पर दुखी होने को क्या कहते हैं? क्षोभ। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ दोस्तों चलते हैं कि जसोदा, क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया है कि इसमें रस के बारे में पूछा गया है। पढ़ेंगे कि जसोदा हरि पालने झुलावो, हल राव दुलराव मल हावो, जोई सोई कुछ कछु गावो। तो इसमें किसकी बात कर रहा है? तो दोस्तों इसमें जसोदा माता की बात हो रहा है, जिसमें अब बच्चों को जो है पालने में झुलाती हैं, हलराती हैं, दुलराती हैं। तो इसमें बच्चों के लिए बात की गई है। तो इसमें कौन सा रस होगा? भक्ति होगा, श्रृंगार होगा, वात्सल्य होगा या करुण रस होगा? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी जो दिख रहा है वात्सल्य रस। तो वात्सल्य रस जब बच्चों के लिए बात हो तो उसमें वात्सल्य रस की होता है। तो जसोदा हरि पालना झुलाओ कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी इसमें बात हो रही है, वात्सल रस की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं आपको बतानी है? पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां हैं आपको बताना है? 3 है, 5 है, 4 है या 2 है? आपको बताना है इसमें से कौन से आपके राइट आंसर होंगे दोस्तों। पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां हैं? तो क्वेश्चन पश्चिमी हिंदी में जो है टोटल बी, 5 ऑप्शन नंबर बी 5 बोलियां होती हैं। जैसे कि हमने आपको सारी बोलियां हिंदी में भाषा में पहली बार कुल बोलियां पूछ लेता है, हिंदी भाषा में कुल कितनी बोलियां हैं? तो आपको बताना है 18 बोलियां होती हैं। बोलियां की सारी क्लासेस मैंने जो है मैंने ऑलरेडी जो है इसमें वीडियो डाल दिया, उसको भी जाके देख लीजिए। सारी बोलियां आपको याद रखना जरूरी है, एक क्वेश्चन आपको पूछ सकता है इसमें से। तो पहले हम पश्चिमी हिंदी में बात कर लेते हैं। पश्चिमी हिंदी में 5 हैं, 5 कौन कौन सी उसको भी जान लेते हैं। खड़ी बोली होती है, ब्रजभाषा होती है दोस्तों, बांगरू होती है, बुंदेली होती है और कन्नौजी होती है। इसके हम और भी कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे खड़ी बोली को अन्य नाम पूछता है, तो खड़ी बोली का अन्य नाम क्या होता है दोस्तों? कौरवी होता है। कौरवी इसका आपको याद कर लेंगे। ये बोला कहाँ जाता है खड़ी बोली? नहीं, एनसीआर क्षेत्रों में, जैसे नोएडा वगैरह। ब्रजभाषा की बात कर लेते हैं। ब्रजभाषा का अन्य नाम पूछ सकता है। अन्य नाम अंतर्वेदी होता है, जैसे मथुरा, आगरा, एटा, मैनपुरी, यहाँ सारे कुछ जो है यहाँ सब जहाँ जगह पे ब्रजभाषा बोला जाता है। बांगरू क्या होता है? बांगुरी का भी अन्य नाम हरियाणवी होता है, उसको भी आपको याद रखना है। बांगरू और कौरवी खड़ी हिंदी के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो बांगरू कहाँ बोला जाता है? जैसे रोहतक में बोला जाता है। बुंदेली जो है आपका झांसी जलौना में बोला जाता है और कन्नौज में बोला जाता है। ये 5 प्रकार की आपकी जो है बोलियां हैं पश्चिमी हिंदी की। तो आपको उम्मीद है सारे जो है अच्छे से पता चल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 और लास्ट क्वेश्चन है। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है आपको बताना है? खंड काव्य है, मुक्तक काव्य है, महाकाव्य है या चंपू काव्य है? उम्मीद है दोस्तों कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है। आप इस क्वेश्चन को जो है पहले आप ढूंढेंगे क्या है, आप फिर इसके बाद इसको कमेंट में आप नीचे लिख के बताएंगे कि कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका कौन सा सही होगा, या आपको ये जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आज ये जो है 37 क्वेश्चन मैंने हिंदी की प्रैक्टिस सेट 6 की तरफ जो है आज हम लोग 6 तक पहुंच चुके हैं। प्रैक्टिस सेट 37 क्वेश्चन डेली हम लोग आप लोगों को सॉल्व करा रहे हैं, सेम टू सेम एग्जाम पैटर्न के ही बेस पे एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन। आज इसमें जो क्वेश्चन थे सारे जो हैं ये यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो आपके 2019 में आए थे, सेकेंड शिफ्ट के सारे क्वेश्चन इसमें ऐड हुए हैं। तो वे सारे क्वेश्चन है दोस्तों, आप देख सकते हैं किस तरीके से क्वेश्चन जो है पैटर्न बन रहा है। जैसे सॉल्व करा रहे हैं वैसे सेम टू सेम आपके क्वेश्चन जो है बनने वाले हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराए जा रहे हैं जो प्रीवियस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इसलिए आपको एक भी वीडियो आपको छोड़ना नहीं है। सारे वीडियो के क्वेश्चंस को अगर आपको जो चीज़ इसमें नहीं आ रहा है तो आप देख लेंगे, समझ जाएंगे, और जो नहीं आ रहा है आप उस क्वेश्चन को जो है एक कॉपी में लिख के उसको रोज रिवीजन करें, जिससे वो भी क्वेश्चन आपकी तैयार हो जाए। और इसी तरीके से अगर आप करते जाएंगे और प्रैक्टिस सेट से लगातार आप जुड़े रहेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, और इसके जरिए जो आपकी हिंदी जो है बहुत सारे क्वेश्चन के डाउट्स जो है सब कुछ क्लियर हो जाएगा और एक अच्छी स्कोर की तरफ आप बढ़ रहे होंगे अगर आप डेली ऐसे प्रैक्टिस सेट के साथ जुड़े रहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये सारे जो है सेशन पसंद आया होगा, प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जो चैनल पे नए हैं तो पहली बात वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि
आगे जो है सारे क्वेश्चंस जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट है, आगे जीएस के क्वेश्चंस भी हम सॉल्व कराएंगे तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आपके चैनल में जुड़े रहना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे क्लिक करना बहुत जरूरी है, जिससे आपको सही समय पे मिल जाए और आपकी तैयारी में जो है कोई रुकावट ना हो। और जो भी नए यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपकी जो नॉलेज में है, जिनके लिए लाभदायक हो सकता है, उनके लिए रिक्वेस्ट है दोस्तों, उनके पास ये वीडियो को जरूर शेयर करें, जिससे उनकी भी तैयारी अच्छे से हो जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आगे जो है हमेशा इससे जुड़े रहें और अपनी तैयारी को जो है डेली इसमें एनालिसिस करिए आप कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं, जिससे आपकी तैयारी और अच्छे से हो पाए और अच्छे से आप इस तैयारी में जुटे रहें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, चलते हैं दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद, लव यू ऑल, थैंक यू।